अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना दो बनता है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जी कि ईद कैसे मनाई प्लेयर्स ने, वो आपको बताएंगे। कुछ जो है वो रेसिपी भी अपनी बाबर आजम साहब जो है बनाते हुए दिखे। कोच जो माइक हैसन है उन्होंने भी एक रेसिपी शेयर की, कीवी रेसिपी इसका नाम है, इस पर बात करेंगे। कराची से भाईजान एक और प्लेयर आउट हो गया है, कौन सा प्लेयर आउट हुआ है, कौन आ गया उसकी जगह पे, वो आपको बताएंगे। उमर अकमल ने फिर अपने कमबैक को लेकर बात की है और नेशनल टी20 कप में भी उनको जगह नहीं मिली, क्या वजह बनी है इसके ऊपर बात करेंगे। गैरी क्रिस्टन ने बताया भाईजान के पाकिस्तान के अंदर कैसा इस वक्त जो है टॉक्सिक रवैया मौजूद है, जिसकी वजह से जो कोच है वो छोड़ जाते हैं, जरा इस पर बात करेंगे। आयरलैंड अफगानिस्तान को क्वेश्चन देने जा रहा है, एक सीरीज के लिए अलाउ कर रहा है अफगानिस्तान को, वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। मैकलम के हवाले से खबर आ रही है भाई, इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, उनका क्या फ्यूचर होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे पेशावर के हवाले से, पीएसएल को लेकर भाईजान क्या अपडेट है, स्टेडियम के अंदर कुछ नई चीजें भी हो रही हैं, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के बेल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। तो जहां जहां भी आप जो वो ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान में तो आज पहला दिन है, पाकिस्तान से आउट जो है सेकंड दिन होगा। मुकम्मल तौर पर पुरजोश तरीके से जो है ईद मनाइए। ये भाई साहब जो है पूरा दिन सोते रहे, अभी इनकी जो है दोबारा से आंख खुली है, तो ये ईद की खुशियों में दोबारा से शामिल हो गए, आप तो वेलकम कीजिए। नहीं खैर जी, बताएं क्या कहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन सा जाग रहे थे, आप भी सो रहे थे। मैं सुबह 2 बजे तो तकरीबन दोपहर को 2 बजे मैं खाली सोया हूँ। उससे पहले तो आपको पता है कि सारा मिलना मिलाना चलता है, लेकिन आपको पता है क्योंकि रमजान की इबादत हो रही होती है, तो जो रूटीन होती है वो उसी तरह से चल रही होती है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप सब लोगों को ईद मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है आप सब लोगों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बिल्कुल जी, तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ। तो दाऊद साहब प्लेयर्स भी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, ठीक है। और सब ने जो है वो नए नए कुर्ते पहने हुए हैं, नए नए जोड़े पहने हुए हैं। माइक हैसन जो है वो तो कीवी रेसिपी भी शेयर की है उन्होंने। फिर बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने भी आज एक मीठी डिश जो है बनाकर जो है फैंस को दिखाई है, और साथ में यूं भी किया है। देखिए बिल्कुल, अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो तकरीबन सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने घरों में, किसी ने अपने अपने गांव में, या जहां भी वो रहते हैं डिफरेंट जगहों में, उन्होंने तस्वीर अपलोड की अपने सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। डिफरेंट खिलाड़ियों ने अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारा, उसकी भी तस्वीर अपलोड की। शादाब खान, हसन अली, बाबर आजम, जितने भी खिलाड़ी हैं, हसीबुल्लाह से लेकर रोहिल नजीर, जितने भी, अगर आपके धानी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, बाबर आजम भी शेफ बने हुए थे। इवन जो माइक हैसन है उन्होंने बड़ी जबरदस्त कीवी पार्टी की जो स्पेशल डिश है, ना सिर्फ वो बना रहे थे बल्कि उन्होंने उसकी पूरी रेसिपी भी बता दी, जो कि केक टाइप है, चॉकलेट एंड मिंट मार्शमैलो स्लाइस बनाने का उन्होंने पूरा रेसिपी बताया। और उन्होंने कहा कि अगर आप भी घर में बैठकर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो माइक हैसन, हम देखते हैं अली साहब के, वो भी पाकिस्तान की जिस तरह से जो त्यौहार चल रहे होते हैं उसी तरीके से वो भी उसी रंग में रंगे होते हैं। बाबर आजम आज शेफ बने हुए नजर आए हमें, और उस पर उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई। तो इस तरह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं और जो पाकिस्तान के ओवरऑल अगर आप देखो तो अच्छी तरीके से ईद मनाई जा रही है। बिल्कुल। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कराची के हवाले से। तो कराची को भाईजान लगा है झटका, और झटका ये लगा है कि जॉन चार्ल्स जो है वो कराची किंग से लगा के विंग्स आउट हो गए हैं। तो दाऊद साहब जॉन चार्ल्स जो है बाहर हो गए हैं, इनकी जगह के ऊपर कौन सा प्लेयर आ गया अब कराची में? देखिए खबर अच्छी नहीं है, और खबर यह है कि जॉन चार्ल्स जो है वो कराची किंग्स को खैर बात कहा गया, और रीजन जो बताया गया वो पर्सनल रीजन बताया गया। समझ रहे हो ना, पर्सनल रीजन। कहीं ना कहीं अब आपको वो आईपीएल में ना दिख जाए थोड़े दिनों में, वही पर्सनल रीजन जो आपको मोती ने बताया था कि पर्सनल रीजन है। फिर स्पेंसर जॉनसन का भी पर्सनल रीजन आ रहा था, बताया फिर आपको। नहीं चलो, मुजराबानी ने पर्सनल रीजन नहीं बताया था, वो डायरेक्ट चले गए थे, लेकिन चले गए ना, लेकिन मोती ने पर्सनल रीजन ही बताए थे, वो चले गए। स्पेंसर जॉनसन ने पर्सनल रीजन बताए थे, और अब उनके साथ 2 आईपीएल की फ्रेंचाइजीज राब्ते में। तो अब कहीं ना कहीं ये, और इवन बार्डमैन की भी खबरें रहती कि वो भी बता रहे हैं कि पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर हो रहे हैं, और एंड में हमने देखा कि सीएसके उनको साइन कर रहा है। तो अब ये खबर आ गई है कि जॉन चार्ल्स, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से कह दिया है कि मैं पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कराची किंग्स है उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट पे एक तगड़ा खिलाड़ी, साउथ अफ्रीकन ओपनर रेजा हेंड्रिक्स, उनको अब अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। हमने देखा है कि रेजा हेंड्रिक्स एक बेहतरीन टी20 की प्लेयर है और एक अच्छे तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जॉन चार्ल्स ने जिस तरह से किया है कि आप एट द एंड जब पीएसएल बिल्कुल कॉर्नर पे और उस टाइम पर आप मना कर दो, तो ये एक अफसोस की बात होती है। बहरहाल कराची ने एक अच्छी रिप्लेसमेंट उनकी जगह ले लिया है। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है उमर अकमल के हवाले से अपडेट आ रही है। तो उमर अकमल ने जो 2 टीम्स
आपका जो नेशनल T20 कप खेल रहा था इसके फाइनल में पहुंची, उनको मुबारकबाद दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मुबारकबाद दी कि आपने नेशनल T20 कप जो बहुत अच्छा कराया, लेकिन साथ में उन्होंने ये गिला भी किया कि मैंने तमाम तर जो इस टाइम ये रीजन की टीमें खेल रही थी, तमाम रीजन से मैंने राब्ता किया, लेकिन किसी ने भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया और किसी ने भी मुझे अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं किया था। साहब देखिए, उमर अकमल ने शिकायत की, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़ी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं लगातार अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नेट प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा हूं, लेकिन मैं खेलना चाहता हूं। और नेशनल T20 कप में मैंने सारी टीम से रिक्वेस्ट की, इवन दो मैं चाहता था कि ऐसा गेस्ट प्लेयर भी आप मुझे खिला लो, लेकिन किसी ने नहीं खिलाया। और साथ उन्होंने मुबारकबाद भी दी। देखो, ये यकीनन तौर पे हम खुद उमर अकमल का अक्सर मजाक भी उड़ा लेते हैं और हम उमर अकमल को ट्रोल भी करते हैं उनके बिहेवियर पे, कभी उनकी चाइल्डिश बातों के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन ये रियलिटी वाली बात है अली साहब कि जब इतनी सारी आपकी टीम्स थी, हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स आपके इस नेशनल T20 कप में खेल रहे थे, बहुत बड़ी हाइप भी नहीं थी। और उमर अकमल ऐसा नहीं है कि वो बहुत फारिग प्लेयर हो, उसकी जगह बनती थी, लेकिन है यार, लेकिन आप उसको अगर इस तरह से खेलने ही नहीं दे रहे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल बनता है नहीं कि जब इतने प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो उमर अकमल खेल जाएगा तो आपकी पता नहीं कोई क्रिकेट तबाह हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देखो, अगर सवाल उठता है ना, फैंस ये कहते हैं कि यार ये PSL में क्यों नहीं है, एक्चुअल रीजन ये भी है कि जब वो नेशनल T20 कप नहीं खेल पाता, पाकिस्तान की जो मेन डोमेस्टिक क्रिकेट है, जब उससे उसको दूर रखा जाता है, तो फिर वो कैसे PSL में आएगा, क्योंकि टीम उसी बेस पे पिक करती है ना। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि उमर अकमल वो खेलना चाहते हैं, नेशनल T20 कप खेलना चाहते हैं, PSL खेलना चाहते हैं, लेकिन लाइक अहमद शहजाद ने जिसने डोमेस्टिक में एक मेहनत की थी ना, वो डोमेस्टिक में नहीं आते, वो नेट्स में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो नेट्स करते हैं अपने हिसाब से जिम लगाते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक के अंदर जो आपका ग्रेड 2 हो गया, इस तरह वहां जाके परफॉर्म करना वो नहीं करते। बट मुझे लगता है जिस कैलिबर का प्लेयर है, T20 में टीम में लाना चाहते हैं, नेशनल T20 कप भी खेल रहा है और वही खेलने दो। जिस कैलिबर का प्लेयर है उसको नेशनल T20 कप में एटलीस्ट जो पिक होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, आज तक वाकई नहीं समझ आया कि नेशनल T20 कप होगा, ये PSL हो गया, इसके अंदर पता नहीं कौन से फार्मूले मिलकर मनाते हैं, ऑक्सीजन को पता नहीं किससे लगाते हैं, क्या करते हैं कि उमर अकमल, अहमद शहजाद जैसे प्लेयरों को इसमें भी जगह नहीं बनती। नहीं, बात यह है कि हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स नहीं है। नेशनल T20 में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, मेरा मुंह ना खुलवाएं, कि बहुत सारे सिफारिशी कोटे में प्लेयर्स खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे मैरिट पे थे, और हमें जैसे पता नहीं है कि यहां पे सिफारिश नहीं चलती। पाकिस्तान में बहुत सारे आपके डोमेस्टिक में जो कोचेस होते हैं, वो अपनी मनपसंदीदगी की बिना पर खिलाड़ियों को खिलाते भी हैं और खिलाड़ियों को निकालते भी हैं। उमर ठीक है ना, थोड़ा सा इगोस्टिक इशू भी है, क्योंकि उमर अकमल भी जिस टाइम जो है ना, थोड़ी सी आपको ये भी बात करनी चाहिए कि उमर अकमल को भी जब चांस मिलता है, जब वो आ जाते हैं तो थोड़ा सा बद इंतजामी का मुजाहरा करते हैं। चलो वो चीज ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अब वो जब खेलना के लिए खेलना चाह रहे हैं, हर तरह से ठीक है, तो आप उनको ना चांस देके मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छी चीज है। एटलीस्ट ये उनका जो फेयर चांस है वो डिजर्व करते हैं, बाकी हर चीज ठीक है, लेकिन एक जो फेयर चांस है वो ये तो नहीं कह रहे मुझे पाकिस्तान टीम में खिला दो, नेशनल T20 कप में कह रहे ना खिला दो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये चाहेंगे और हम गुजारिश भी करेंगे PCB से कि एटलीस्ट आप उनको नेशनल T20 कप में तो खिलाइए, ताकि वो कम से कम पाकिस्तान नहीं तो PSL में अपनी जगह बना सके। और अगर वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि एक फेयर चांस उमर अकमल डिजर्व करते हैं, कम से कम आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो यार। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है गैरी क्रिस्टन के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो खुलकर बोले हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो कल्चर है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि भाईजान, जब आप जो पाकिस्तान टीम के साथ जो काम करते हैं तो जो आउटसाइड नॉइज है वो बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलती है, मतलब आपके जो डिसीजंस है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट्स देखने को मिलती है, मतलब आप फुल्ली तरीके से फेयर प्ले नहीं कर सकते। और जैसे ही जो टीम आपकी बुरा करती है या टीम आपकी किसी टूर्नामेंट से बाहर होती है, तो बड़ी आसानी से जो ये कह दिया जाता है कि भाई कोच को निकाल दो, और पहला जो बकरा बनाया जाता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोच को बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा अगर इस तरीके से चीजें चलती रही हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी नहीं हो सकती। देखिए, गैरी क्रिस्टन ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को साथ जब वो अलहदा हुए तो उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था, डिस्पाइट के लैंग्वेज बैरियर जरूर था, लेकिन हम क्रिकेट की बातें समझते भी थे, क्रिकेट की बातें हम करते भी थे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत मजा आया पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ काम करके। लेकिन उन्होंने साथ शिकवा भी किया कि PCB बहुत अनप्रोफेशनलिज्म के साथ चला। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से मुझे डिसीजन मेकिंग में मसले आते थे। साथ उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जाती थी, इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस की जाती थी कि एक टाइम पर मैं सोचता था कि अगर आपको इतना ही है तो फिर आपने कोच हायर ही क्योंकि आप खुद ही आके काम कर लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि एट द एंड मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल हो गई थी कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इनके दौर में जो वहाब रियाज है
वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी पावरफुल थे, उनकी डिसीजन मेकिंग चलती भी थी, उनसे जब मुलाकात भी हमारी वहाब रियाज से, तो यही देखा कि वो काफी चीजें उनकी चल रही थी। फिर आकिब जावेद जब बीच में आ गए, आकिब जावेद ने किसी की भी चलने नहीं दी, इवन गैरी क्रिस्टियन की बिल्कुल चलने नहीं दी है ना। ये सारा कुछ आकिब जावेद ने किया है। आकिब जावेद को एक फार्मूला आ गया, और वो ये फार्मूला आ गया कि वो स्टेट में कोचिंग स्टाफ में किसी और को आगे कर देते हैं, कप्तानी में वो किसी और को आगे कर देते हैं, लेकिन वो घर से बैठे प्लेइंग 11 भी बना रहे होते हैं, तमाम तरह चीजें डिसाइड कर रहे हैं। और इवन मिसबाउल हक की भी उस टाइम इंटरफेरेंस थी, वो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, लेकिन मिसबाउल हक की भी बहुत ज्यादा चलती थी उस टाइम। पीसीबी में मिसबाउल हक काफी हद तक अपने डिसीजन और जो चीजें हैं वो बताते थे और उनकी सुनी जाती थी। अभी भी इवन हमें अभी भी पता चला कि मिसबाउल हक जो है वो बैकफुट से रहकर भी काम कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी का वो पार्ट बीच में थे, मतलब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर काम करते हैं। ऊपर टीम बनाई गई थी जिसमें मिसबाउल हक थे, सिकंदर बख्त थे, इवन सरफराज को भी रखा गया था कि आपसे भी इनपुट वगैरह लेते रहेंगे। तो अली साहब, गैरी क्रिस्टियन ने शिकवा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल उनको काम करने नहीं दिया, और इसकी वजह से उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा होना ही उनके लिए बेहतर था, और वो उन्होंने कर दिखाया। तो ये बात तो वो बता रहे हैं, और उन्होंने एक पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो काम करना है वो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है कोचेस के लिए। कुछ भी होता है सबसे पहले कोच को पकड़ा जाता है। कुछ उनकी बातें मैं एग्री नहीं भी करूंगा कि वो कहते हैं अगर टीम की बुरी परफॉर्मेंस होती है तो कोच पर सवाल उठते हैं, तो भाई और किस पे सवाल उठेंगे? कोच पे ही सवाल उठेंगे ना। आप अगर आप कोच हो तो आपसे सवाल तो किए जाएंगे। और उनका कहने का मकसद ये नहीं था दाऊद, उनका कहने का मकसद ये था कि पहले या तो मुझे डिसीजन पावर तो 100% ठीक है, फिर सवाल करो तो भी ठीक है, पहले तुम मुझे जो है वो अपने डिसीजन भी मेरे थ्रू जो है इंप्लीमेंट करवाओ, और बाद में जब टीम हार जाए तो तुम जाओ बाद में आके मुझे ब्लेम भी कर दो और मुझे निकाल भी दो। क्योंकि पाकिस्तान 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि पहले राउंड में बाहर हो गई थी, सुपर 8 में भी नहीं जा सकी थी, और उसके बाद जो गैरी क्रिस्टियन थे उनके ऊपर एकदम तोपों का रुख हो गया था। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखो तो गैरी क्रिस्टियन की वो पहली असाइनमेंट थी, एक आध सीरीज उससे पहले उन्होंने की थी, और उस वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे थे कि गैरी क्रिस्टियन खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, नजर आ रही थी। इवन मुझे याद है कि सुपर ओवर जब था पाकिस्तान और यूएसए का, वो देख रहे थे कौन आएगा, उनको नहीं आइडिया और था कि जो दो ओपनर होंगे वो सुपर ओवर में कौन होगा। वो देख रहे थे जैसे हम देख रहे थे कि कौन होगा, हमें नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था कि कौन होगा। तो एक अगर आप देखो कि बिल्कुल भी उनकी चल ही नहीं जाती, ना मानी जाती। ठीक है, वहां पे ड्रेसिंग रूम में वहाब रियाज थे जो बहुत ज्यादा इनकी मानी जा रही थी, अजहर महमूद कहा जाता है, इवन वो भी उस टाइम वहां पे थे, वो अपनी बहुत ज्यादा अपनी इनपुट दे रहे थे, लेकिन गैरी क्रिस्टियन का वहां भी रोल कुछ भी नहीं था। तो सही मायनों में जो गैरी क्रिस्टियन ने इंडिया के साथ 3 साल कोचिंग की 2008 से 2011 तक, वहां पर उनको फुल अथॉरिटी दी गई और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिए। लेकिन फार्मूला जब तक नहीं होगा ना तब तक शेषु पंच का आप शिकार रहेंगे। अभी आप मुझे बताएं, आपने वर्ल्ड कप में इतना बुरा खेला, सुपर 8 में सिर्फ आप श्रीलंका से आप जो है वो एक मैच जीते, अदरवाइज आप जो है बड़े स्मूथली बाहर हो गए, किसी बड़ी टीम को आप जो है इस वर्ल्ड कप में भी नहीं हरा पाए। आपके जो कप्तान है वो कायम है, आपके जो कोच है वो कायम है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो कायम है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल ये है कि इन सारों ने मिलकर एक फार्मूला ऐसा बना दिया कि किसी एक का डिसीजन ही नहीं है। मतलब एक होता है ना, जिम्मेदारी नहीं लेगा। जिस इंडिया में अगर आप देखो गौतम गंभीर है, अभी इंडिया जब टेस्ट मैच आ रहा था लोग गौतम गंभीर को तुन के रख दिया था उनकी मीडिया ने, वो हारते शारते इतना नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड से मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2-0 व्हाइट वॉश होकर गए तो भाई गौतम गंभीर को आगे मीडिया में बैठ के ये तक कहना पड़ गया कि भाई मैं वही कोच हूं जिसने अभी आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, तो इतना ओवर एग्रेसिव क्यों हो गए। मतलब कहने का मकसद ये कि वहां पर अगर इंडिया पूरा करेगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्शन कमेटी और कोच की छुट्टी हो जाएगी, या कप्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यहां पर सबसे बड़ा फॉर्मूला ऐसा बना दिया गया कि ये भी ठीक कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है, मतलब किसी एक की से ही नहीं है, मतलब है ना, कुछ आगा ने कर दिया, कुछ कोच ने कर दिया, कुछ मतलब ऐसे को रले मिले डिसीजन बना के बस अपनी जगह पक्की। एक आकिब भी हैं, वलीम डार भी थे, चलो वो खुद चले गए, ऐसा शफीक अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी थे, आकिब जावेद भी थे, सरफराज भी हैं, बोलते ही नहीं है, मतलब इतने सारे बंदे आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ा क्लियर फार्मूला देना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो भाईजान आयरलैंड ने अफगानिस्तान को जो है वो अलाउ कर दी है, तो एक सीरीज होने जा रही है आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। आपको याद है कि अफगानिस्तान को कोई भी जो है वो फॉरेन टीम उस तरह से अलाउ नहीं कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी मना कर चुका है, इंग्लैंड भी इनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आयरलैंड ने फाइनली जो है फैसला कर लिया कि इनको होस्ट करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है और ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कि आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो 5 ओडीआईस खेलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट और उनको वो इनवाइट कर रहे हैं। ये याद रहे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो बोर्ड है जो अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल भी क्रिकेट बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, क्योंकि ये कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है वहां पे तालिबान की हुकूमत में खवातीन को प्रॉपर उनके राइट्स नहीं दिए जाते। अब इस सब में आयरलैंड की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सारा, उन्होंने तकरीबन एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, 1.5 घंटे की मीटिंग थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, हम अफगानिस्तान को बुलाएंगे
और 5 ओडीआईस की सीरीज खेली जाएगी। साथ उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए टफ कॉल था। हम जानते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अफगानिस्तान को नहीं बुलाते। साथ साथ हमने अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर हमने उनके साथ कम्युनिकेट किया। हमने यहां तक उनको बोला कि आप जो वुमेन्स हैं उनको भी आयरलैंड लेकर आइए। लेकिन जाहिर है हमें पता है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो ये तो एग्री नहीं होंगे कि वुमेन्स की टीम भेजे। लेकिन फिलहाल जो आयरलैंड है उसने ऐलान कर दिया ये सीरीज 5 अगस्त से 14 अगस्त तक खेली जाएगी। 5, 7, 10, 12 और 14 अगस्त को ये 5 ओडीआईस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। साथ ही आयरलैंड ने यह भी ऐलान कर दिया जो अपनी पूरी उनकी कैलेंडर ईयर है वो भी उन्होंने बता दिया। पाकिस्तान भी इस साल आयरलैंड ने दौरा करना है उसकी भी उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। इसके अलावा आयरलैंड 27 से 30 मई तक एक टेस्ट मैच खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। फिर आपको कल हमने बताया था कि इंडिया और आयरलैंड की भी 2 T20 मैचेस खेले जाने हैं। इवन फैसला किया गया कि बाद में शायद इसको ओडीआई में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, वो बात का फैसला, लेकिन फिलहाल अभी वो T20s हैं। और अब अफगानिस्तान और आयरलैंड भी एक ओडीआई सीरीज होगी और ये सारे के सारे मैचेस इन आयरलैंड होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। अब देखते हैं कि ये सीरीज हतमी तौर पर हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि अली साहब इससे पहले अफगानिस्तान की बहुत सारी अगर आप सीरीज देखो तो शेड्यूल तो रही हैं, अनाउंस भी हुई हैं, लेकिन हो नहीं सकी। लाइक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, सॉरी पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज थी। अफगानिस्तान ने बाद में रिक्वेस्ट करके पीसीबी से उसके अंदर अपने आप को इन करवा लिया, बाद में वो पुल आउट कर गए। फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका की एक सीरीज थी मुकम्मल जो कि यूएई में खेली जानी थी, वो भी कैंसिल होगी। अफगानिस्तान को क्रिकेट मिलती ही नहीं है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी पिछले 2 सालों से सीरीज पेंडिंग्स हैं, वो नहीं हो पाई। फिर पाकिस्तान ने बुलाया तो नखरे ऐसे आसमानों पे थे कि जैसे आग होता है। या तो पहले आपके पास सीरीजें इतनी पड़ी हो ना कि भाई आपके पास कैलेंडर फुल हो, फिर आप सीरीज छोड़ते हुए भी अच्छे लगे। फिर बाद में इनके फैंस ने इनको गालियां दी, जब ये आगे सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके ना, तो फिर इनके फैंस ने इनको गालियां दी कि भाई तुम्हें बुलाया था। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये सीरीज होगी कैसे, क्योंकि अभी इंग्लैंड, आपको पता है कि जो आयरलैंड है वो इंग्लैंड के इर्द गिर्द ही अपने डिसीजन लेता है। और इंग्लैंड का तो साफ डिसीजन है कि भाई हम तो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इवन बटलर का बड़ा हार्ड स्टेटमेंट था जब वो कप्तान थे। तो अभी इस पर ईसीबी ने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस पर जो इंग्लैंड की हुकूमत है, इंग्लैंड की जो हुकूमत है, यूके की हुकूमत है, क्या वो इस पर इंटरफेरेंस करके और ईसीबी जो है वो इस पर इंटरफेरेंस करके क्या ये सीरीज कैंसिल या पोस्टपोन करवा सकता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा यही है। इतना आसान नहीं है आयरलैंड के लिए कि जो सारा चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने एक बड़ा डिसीजन तो ले लिया कि हम अफगानिस्तान को होस्ट करेंगे, लेकिन क्या ये सीरीज हो पाएगी, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी इंग्लैंड शायद इस पर इंटरफेरेंस करे, क्योंकि इंग्लैंड की जो पॉलिसीज है वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, क्योंकि वो वुमेन्स के साथ क्रिकेट नहीं खेलते या वुमेन्स को हकूक नहीं दिलाते। अलबत्ता आयरलैंड ने उन वुमेन्स को भी इन्वाइट किया कि वो भी आयरलैंड आए और खेलें। अच्छा, मैकलम जो है आपको पता ही है कि अभी जो इंग्लैंड की टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। अभी परफॉर्म तो बल्कि उन्होंने अच्छा ही किया, लेकिन सेमीफाइनल में चूंकि जो उनकी टीम थी वो बाहर हो चुकी है। और एशेज में बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो है तनकीद हो रही थी। और फिर एशेज में जो है जो मैकलम है उन्होंने जो इंग्लैंड की मीडिया है उनको भी फेस किया, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से इनको जो है टेस्ट में जलील किया गया। T20 को तो ये शायद इतनी अहमियत नहीं भी देते, लेकिन ये टेस्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। और इनका ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जैसे हमारे साथ होता है ना जब पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, ये लाइक इनके साथ भी ये होता है कि जब एशेज में ये ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। तो भाईजान क्या फ्यूचर होने जा रहा है ये जो मैकलम है इनका इंग्लैंड? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जो ब्रेंडन मैकलम है उनके अगेंस्ट आपको पता है कमेटी भी बनाई गई थी जिसने फैसला करना था कि आया ब्रेंडन मैकलम आगे काम करेंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा। तो फाइनली रिलीफ की बात है ब्रेंडन मैकलम के लिए कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और कहा गया कि आप अपना काम जारी रखिए, और उनको एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और अब अपडेट यह है कि मैकलम को ईसीबी दोबारा कोचिंग देने जा रहा है और उनसे कोचिंग छीनी नहीं जा रही। इस पर मैकलम ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं इंग्लैंड के साथ काम करने के लिए और मैं इसको बिल्कुल ऐसा जॉब नहीं देखता। और जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ी पैशनेट हैं, मुझे भी काम करके मजा आ रहा है। ठीक है, हमारी गलतियां हुई हैं, एशेज में हम अच्छा नहीं कर सके, रेड बॉल में हम इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन इंप्रूवमेंट जारी है और हम अपनी एक अच्छी टीम बनाएंगे और आगे आने वाले वक्त में आपको इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी। अच्छा दाऊद साहब, पीएसएल को लेकर क्या अपडेट आ रही है? क्या जो पीएसएल के मैचेस है वो जो पिशावर को जो मिला हुआ है, क्या वो वहां पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि पिशावर का जो स्टेडियम है उसको भी अब थोड़ा और मजीद जो है रेनोवेट करना जो है शुरू कर दिया है। 1992 वर्ल्ड कप के जो स्टार हैं उनकी पिक्चरें उनके स्टैंडों में लगना शुरू हो गई हैं। भाई देखिए, बहुत ही मजेदार किस्म का जो इमरान खान का स्टेडियम है वो तो पिशावर ने पूरी तरीके से, केपीके की गवर्नमेंट ने उसको रंगारंग में रंगाया हुआ है। लेकिन अभी जो डिसीजन है वो 2 से 3 दिन में कहा जा रहा है कि आने जा रहा है कि आया 28 मार्च को
पिशावर ज़ल्मी और पिंडीज का मैच पिशावर होस्ट करेगा इमरान खान स्टेडियम या नहीं। याद रहे कि जो इमरान खान स्टेडियम है उसमें 1992 के जो पूरा स्क्वाड है, जो स्पेशली जो पूरा स्क्वाड है, उनके नाम के स्टैंड जो है वो बना दिए गए। हर स्टैंड में नाम लिखा गया, जैसे एक में इमरान खान कैप्टन है, फिर एक में वसीम अकरम का नाम है, फिर एक में इंजमामुल हक का नाम है, मोइन खान का नाम है। इस तरह जितने खिलाड़ी, इंजमामुल हक, जितने भी उस 1992 के स्क्वाड के खिलाड़ी थे, मुश्ताक अहमद वगैरह वगैरह, सबके जो नाम है एक एक स्टैंड में जो है वो रख दिए गए। और ये बड़ी अच्छी चीज है और आई थिंक ये बाकी भी करना चाहिए। जैसे 2009 की आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम जीती थी, उसका भी आपको इस तरह से किसी स्टेडियम में रखना चाहिए। ये इमरान खान के स्टेडियम में जो KPK की गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा एक अच्छा ये कदम उठाया। बाकी सब खबरें ये आ रही हैं कि अगले 2 से 3 दिन में PCB जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर हतमी तौर पर फैसला करेगा कि 28 को मैच होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़ी सी चीजें आपके लिए खराब कर दी हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी हतमी कि आया बांग्लादेश के खिलाड़ी PSL खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस वजह से थोड़ी सी चीजें जो हमारे लिए खराब भी हो रही हैं। अच्छा, PSL भजन कहां पर जो है वो दिखने जा रहा है अमेरिका और कनाडा के हवाले से? देखिए, बड़ी खबर आ रही है और स्पेशली कनाडा और जो अमेरिका के फैंस हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि Amazon प्राइम ने राइट्स ले लिए हैं। विलो टीवी ने कंफर्म कर दिया है कि Amazon प्राइम में आप सब्सक्रिप्शन जो है वो लेकर एंजॉय कर सकते हैं PSL के मैचेस, और पूरी दुनिया में आपको ऐसे दिखेगी, लेकिन अमेरिका और कनाडा में Amazon प्राइम में आप देख सकते हैं। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।